नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो 3.0 है उसी का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें और जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं उसका हमें एक मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है टीजीटी, पीजीटी यानी 9th से लेकर 12th तक, 6th से लेकर 12th तक जो भी वर्ग के आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बीपीएससी द्वारा जो पूछे जाने वाले हिंदी के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसी का अभ्यास करेंगे। ये 8वां अभ्यास सेट है। 7 अभ्यास सेट जो है पहले करवाया जा चुका है, जो कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया है और कहीं ना कहीं वो प्रश्न पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अंत में आपका 80 में कितना हुआ है कमेंट करके हमें बताइएगा। आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों से मैंने इसे सजाया है, जिसमें कि लगभग 2 दिन समय लग गया हमें इसे बनाने में, एक एक चीज़ को देखते हुए। तो वीडियो आने में थोड़ा सा देर हुई। और दूसरी बात है कि जो एग्ज़ाम 3.0 का हो रहा है 1 to 5 और 6 to 8 में, तो उसके प्रश्नों से देखने से स्पष्ट होता है कि साहित्य के प्रश्न इस बार ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको साहित्य पे फोकस करना है और व्याकरण को अनदेखा नहीं करना है, उसको भी साथ लेकर आपको चलना है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 8, ये 8वां अभ्यास सेट है। तो अगर आप बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 का या 9 to 10 का या 12th का, तो आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है 249 रुपये पेमेंट करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी जंक्शन है, वहाँ से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पीडीएफ भेज दिया गया है, डाउनलोड करके अपने तैयारी को कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं और उसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे जो है 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से जो है आपको पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में सुविधा होगी। अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है, किसने दिया है आपको बताने हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया गया है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया, तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाकार कहा है। ये आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग चीज़ें को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा में आप कितने जल्दी कितना अच्छा एक्शन देते हैं, निर्णय देते हैं, परीक्षा का मूल मंत्र वही है। यानी आपको जो है 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी समय दिया जाता है उसमें आप कितना सटीकता से निर्णय देते हैं बिना मन को विचलित किए हुए, वही आपकी परीक्षा है। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा नंबर ला सकता है, ऐसा नहीं होता। आप निर्णय कैसे देते हैं, कितना एक्टिव माइंड से निर्णय देते हैं, यही परीक्षा है। और 5 विकल्प है, उलझाने वाला विकल्प में उलझाया जाता है,
तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के उसके बाद जवाब दीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर से अगर रिजल्ट नहीं होता है तो उसका क्या दुख है हमें पता है, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, तो ये हमें जो है पता है कि कितना दुख होता है। तो आप लोग अपने एक एक नंबर को जो है इंक्रीमेंट कीजिए और उसको जो है अपने झोले में डालिए, ताकि मेरिट में आपको दिक्कत ना हो। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? यानी हिंदुस्तानी जो भाषा थी उसको सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है, ये आपको बतानी है। तो देखिए, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम जो हिंदी कहने वाले हैं वो गिरक्राइस्ट थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने ही कहा है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकार को सर्वप्रथम श्रृंगार का नाम रखने का सुझाव किसने दिया? देखिए, सुझाव किसने दिया, ये जो है प्रश्न को आप जो है आपको शब्दों में फंसाएगा, लेकिन उलझना नहीं है। सुझाव दे या नाम किसका दिया हुआ है, बात वही है। तो श्रृंगार का जो नाम दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद सिंह के द्वारा जो है दिया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले पहर जो है किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था, ये आपको बताना है। तो ये जो है भूमिका हिंदी शब्द सागर के जो है भूमिका में छपा था के रूप में, विकल्प ख सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको जानने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति है वो कौन सा है, आपको बताने हैं। तो देखिए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो है विधेयवादी पद्धति है, विकल्प क सही हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति को जो है अपनाकर हिंदी साहित्य की रचना किया है, इसलिए उनकी साहित्य जो है ज़्यादा प्रमुखता से स्थापित हुई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं, कौन हैं जो आदिकाल नाम दिया है? हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? तो वो जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रारंभिक काल को आदिकाल कहते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताने हैं। तो ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहासात्मक जो साक्ष्य है, उसका रचनाकार सुमन राजे हैं, डॉक्टर सुमन राजे, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत किसने किया? तो ये जो शुरुआत किया गया है गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा, जो फ्रेंच भाषा में अपनी रचना लिखते हैं, इस्तवार एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो ये जो है ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है, आपको बतानी है। तो ये जो परिभाषा दिया गया है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। सभी लोग आप लोग जो है इसका रामचंद्र शुक्ल आंसर बना रहे होंगे, जो कि गलत है, बालकृष्ण भट्ट ने दिया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है ग्रुप में इसे सेंड कीजिए, ताकि सभी लोग इसको लाभ उठा सके। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन मिलता है, आपको बतानी है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन में ये जो है दिखाई देता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस सेट में संग्रहित किया है। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो सिद्ध साहित्य के जो साहित्य है उसमें काव्यधारा में किया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आदिकालीन ग्रंथ महापुराण के रचनाकार कौन हैं? आदिकालीन ग्रंथ महापुराण के रचनाकार कौन हैं? तो पुष्यदंत इसके रचनाकार हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। बहुत प्रसिद्ध रचना है जो एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ये जो कवि मानने वाले में है सरहपाद को मानते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुरेरे ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? चंद्रधर शर्मा गुरेरे ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है आपको बतानी है। तो इन्होंने जो है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर संबोधन किया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका से देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, कौन सा पूरक तत्व था आपको बताने हैं। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान जो है होता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपैयों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपैयों का राजा कहा गया है आपको बतानी है। तो छपैयों का जो राजा है शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है उसमें कहा गया है, विकल्प क सही हो जाएगा, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म का प्रवाह कर्म और ज्ञान और भक्ति इन तो तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प जो क है सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है आपको बताने हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं रहीम दास हैं मदनाष्टक के, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं? श्रृंगार रस के जो है घोर विरोधी हैं वे कौन से कवि हैं आपको बताने हैं। तो देखिए श्याम सुंदर दास जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं, विकल्प जो है ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के कवियों का सही कार्यक्रम है, भक्ति काल के कवियों का सही कार्यक्रम क्या है आपको बतानी है। तो भक्ति काल के सही कवियों का जो सही कार्यक्रम है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो है कबीर आएंगे, उसके बाद सूर आएंगे, उसके बाद जायसी, उसके बाद तुलसी। अब प्रश्न उठता है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ? तो 1398 में हुआ। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो 1478 में हुआ। जायसी का जन्म कब हुआ? तो 1492 में हुआ। और तुलसी का जन्म कब हुआ? तो 1532 में हुआ। इस प्रक्रिया से सजाइएगा तो आप लोग का जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भाषा पर कबीर की जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है वो
हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसके रचनाओं का संग्रह है आपको बताना है। तो बीजक जो है कबीरदास के रचनाओं का संकलन है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प वो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है कबीर की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सधोकरी भाषा का प्रयोग किया है। सधोकरी से उनका क्या अभिप्राय है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सधोकरी भाषा का प्रयोग किया है। सधोकरी से उनका क्या अभिप्राय है आपको बताने हैं। तो देखिए, सधोकरी से अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मेरी खड़ी बोली, विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कबीरदास पहले होगा, गुरु नानक होगा, दादू दयाल, मलुकदास होगा, विकल्प क सही हो जाएगा। इसका आप लोग देखना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ तो देख सकते हैं। कबीर का 1398, गुरु नानक को 1469, उसके बाद दादू दयाल का जो है 1544 हो जाएगा, और मलुकदास का जो है 1574 हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है आपको बताने हैं। तो इसका जो दार्शनिक आधार है वो अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद है, विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञानाश्रयी शाखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है आपको बताने हैं। तो ये जो है आप सभी को पता होगा कि अवधी भाषा में लिखी गई है, और इसमें विकल्प में नहीं है अवधी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? सूफी की प्रेमाख्यान परंपरा में जो है आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो ये जो देखा गया है वो प्रेमिका के रूप में देखा गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञान गीता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार जो हैं केशव दास हैं, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो ये जो इसके प्रणेता हैं वो महीप सिंह हो जाएंगे, विकल्प ग सही हो जाएगा। महीप सिंह सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन जो है, आधुनिक हिंदी जो है उसका परिवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? तो ये जो दी जाती है आनंदवर्धन को दिया जाता है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक वही थे और उसी से जुड़ी बातें हैं, तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राहुल सकृतायन के जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं। समय साम्यवादी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं वो कमला सायन कृत्यायन हैं, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी
तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है या लेखक का है? तो ये जो कथन है आप सभी को पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद का है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है आपको बतानी है। तो इसमें जो है संस्कृत का गहरा शास्त्रीय प्रभाव है। विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। ये जो रचनाकार है इसका जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है ये आपको बताने हैं। तो इसका जो सबसे पहले हो जाएगा केशव दास, जिसका जन्म जो है 1555 में हुआ था। उसके बाद सेनापति का हो जाएगा। सेनापति का जो जन्म हुआ है वो आप सभी को पता होना चाहिए 1589 में हुआ है। उसके बाद चिंतामणि है, तो चिंतामणि का जन्म जो है 1609 में हुआ है। और उसके बाद जो है भूषण है, जिनका जन्म हुआ है 1613 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, केशव, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। तो इस तरीका के प्रश्न देखने को इस बार मिल रहे हैं। इस बार जो प्रश्न हो रहे हैं साहित्य के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपका टीजीटी और पीजीटी में भी साहित्य के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा। अगर आप प्रश्न हैं भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? ये जो कथन है वो किस कवि का है? तो केशव दास का ये कथन है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकार का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? हिंदी साहित्य में एक अपनी मात्र रचना से अमर होने वाले कवि कौन है? तो इसका जब भी नाम आ जाएगा तो बिहारी राज सबसे पहले रहेंगे। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की है? निम्न में से कौन सी रचना जो है रत्नाकर की है? तो देखिए उद्धव शतक, रत्नाष्टक, असम रचना 10 तीनों जो है उसी का है। तो विकल्प घ हो जाएगा, फिर में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मुटुकधर पांडे ने किया है। विकल्प जो है ख सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मेघनाथ वध का जो है अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो अनुवाद किया गया है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। विकल्प जो क है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो ये जो कवि कहा जाते हैं वो श्रीधर पाठक को कहा जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उत्पत्तियों के जो है रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है वो मैथिली शरण गुप्त का है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है? हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है आपको बताना है। तो ये जो युग का चर्चा कर रहा है उसका द्विवेदी युग हो जाएगा। विकल्प ख सही हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है, आपको बताना है। तो देखिए सुमित्रानंदन पे जो है सीधा सीधी प्रभाव उनका पड़ता है, तो 47 का ग हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस समालोचक का कथन है ये जो है किसका कथन है, आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है आप सभी को पता होगा, नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। केचुआ या रबर छन का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? केचुआ या रबर छन का प्रयोग जो है किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है किए हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? वे कौन से कवि हैं जिनमें इन सारे दर्शनों का जो है प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है? तो ये जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय रश्मि सी उदित हुई, उधर पराजित कार रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, आपको बतानी है। तो इसमें जो शब्द शक्ति आया है वो व्यंजना हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाव के कितने प्रकार के होते हैं? विभाव कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताने हैं। तो विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप रुभाऊं, इस पद में कौन सा काव्य गुण है? ये जो पद है इसमें कौन सा काव्य गुण है, आपको बताने हैं। तो इसमें जो काव्य गुण है आया है वो देखने से पता चलता है माधुर्य गुण आया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नीर परिधान बीच सुकुमार, खिर रहा मृदु अधखुरा अंग, खिरा जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, मेघवन बीच गुलाबी रंग, यानी इसमें जो है उक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है ये आपको बताने हैं। इसमें जो काव्य गुण है वो माधुर्य गुण है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? किसने ऐसा किया है, आपको बताने हैं। तो ये जो है क्रोचे का किया हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? किस नाटक को स्वीकार नहीं किया है? तो देखिए इन्होंने जो है 8 रस माने जिसमें शांत को उसमें स्थान नहीं दिए हैं, विकल्प जो ख है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जो अलंकार है उसके कितने भेद माने हैं? तो उसका जो है 6 भेद माने हैं और यही सही है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है? निम्नलिखित में भरत मुनि द्वारा रचित विरचित कहानी का नाम है, क्या नाम है, आपको बताने हैं। तो ये जो नाम दिया गया है वो नाट्य शास्त्र जो है, विकल्प ग सही हो जाएगा। इसका जो है विकल्प ग हो जाएगा सही, नाट्य शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है रस का अवयव है, आपको बताने हैं। तो देखिए अवयव का जब भी बात पूछेगा तो संचारी भाव, विभाव और अस्थायी भाव तीनों जो है अवयव के अंग हैं
और तीनों को बुझाया है। संचारी भाव, विभाव, अस्थाई भाव। तो इसे जो है रस ने बुझाया है। तो आप जो है इसे देख सकते हैं कि कैसे उसके यहाँ ये आता है। तो ये आप देखने से पता चलेगा कि ये जो है तीनों रस से संबंधित है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसमें कौन सा रस निहित है? ये जो पंक्ति है इनमें कौन सा रस जो है निहित है आपको बताना है। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि हास्य रस जो है आया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। पंक्तियाँ ही कुछ ऐसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण के जो इकाई हैं उसका सही अनुक्रम क्या है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले ध्वनि है। ध्वनि मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर पद, और पद मिलकर जो है वाक्य बनते हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को बनाते हैं। तो आप जब समय शेयर करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन और सहयोग मिलता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अंत में 80 में कितना सही होता है कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी कैसी चल रही है। निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन है? निम्न में कौन जो है संयुक्त व्यंजन है? तो देखिए तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। तो उसकी संख्या जो है 5 है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद है। मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताने हैं। तो मद में जो है उन्मत्त, यानी मद परस उन्मत्त। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धरण शब्द में संधि है। इसमें कौन सा संधि है आपको बतानी है। तो इसमें जो संधि आया है व्यंजन संधि है। उत परस धरण, तो उद्धरण हो जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? यानी युद्ध में जो शांत रहने वाला हो, अर्थात युधिष्ठिर। तो ये कौन सा समास है? तो ये जो है सीधा सीधी जो है बहुविधि समास हो जाएगा। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान होता है? शब्द रचना में जो है किसका योगदान होता है आपको बतानी है। तो देखिए शब्द रचना में उपसर्ग, धातु, प्रत्यय तीनों के जो है योगदान होता है। विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में जो है प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त जो है उपसर्ग है, कौन सा बताना है। इसमें देखिए कन्फ्यूजन करने वाले विकल्प बने हुए रहते हैं इस तरीक़ा से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। प्रतिपरस उत्पन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताने हैं। देखिए तो चरण शब्द जो है उसमें अन प्रत्यय आता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे जो है सर्वनाम कहते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? तो संबंधता का जो बोध है जो करवाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अनिश्चित वाचक जो है सर्वनाम है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन में है आपको बताने हैं। तो ये जो है देखना है कि अनिश्चय वाचक किसमें, तो कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, ये भी सही है। किसी ने पत्थर मार दिए, ये भी सही है। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो है संज्ञा है? इनमें से कौन जो है संज्ञा है आपको बताने हैं। तो इनमें से कौन सा संज्ञा है? तो देखिए नदी जो है संज्ञा का बोध करवा रहा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से संयुक्त वाक्य है। इनमें से कौन जो है संयुक्त वाक्य है?
तो देखिए बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, दोनों क्रियाएं एक साथ है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे जो संबंधित प्रश्न है उसका जो है आंसर दीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न छूट गया, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता में कौन सा वाच्य है? उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें वाच्य जो है भाववाच्य हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसको रिवीजन करें और हम जो है रिवीजन ऐसा ही करवाते रहेंगे। बीपीएससी का जो है 2-4 सेट और चलेगा, उसका प्रीवियस सेट भी देख देंगे और 2-4 सेट जो है स्टेट पेपर 2 का भी चलेगा और समय मिलेगा तो पेपर 1 का भी चलेगा। और एक संभावित तिथि है कि अप्रैल के जो है अंतिम सप्ताह में या जो है फर्स्ट वीक में अप्रैल का एग्ज़ाम होने की संभावना है स्टेट का, तो आप लोग तैयारी करते रहें। अब देखिए गद्यांश है, उसको पढ़ना है, इससे संबंधित जो है प्रश्न उसको देना है आंसर। तो हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। माँ बाप उसको बड़ा प्रेम से पालते हैं, जहाँ तक बस चलता उससे आराम देते हैं। केवल इतना नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश के कल्याण नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये छोटा सा गद्यांश है, इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी में गद्यांश पूछा जाता है 2-3, तो हम लोग आदत अभी से डाल देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो कौन सा हो जाएगा? तो जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में रेखांकित ऐसे रोग का क्या अर्थ है? ऐसे रोग का क्या अर्थ है? तो जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते उन्हें ऐसे रोग कहा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती? मनुष्य को किसी भी प्रकार की चिंता कब नहीं होती? तो लड़कपन में नहीं होती है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि यानी दुख की बात क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, ये सही है। कुछ लोग माता पिता को जो है दुख पहुंचाते हैं, ये दुख की बात है। कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल, ये भी दुख की बात है। तो तीनों के तीनों युग की बात दुख की बात है। इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? तो इसलिए सहते हैं क्योंकि अपनी संतान के जो है सुख के लिए, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस अभ्यास सेट के 80 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करें और जानकारी दें। अगर आप बीपीएससी 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 249 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है पेमेंट कर दीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पे। तो इधर से हम आपको जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो इसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट करके उसका जो है स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो इधर से हम जो है PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ करके जो है PDF डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम जो है 6 to 8 का हुआ है और 9 to 10 और 12th का बाकी है, तो उसका तैयारी आप लोग मन से कीजिए। मेरे चैनल पे सारा नोट्स और पिछले जो है प्रैक्टिस सेट भी है, उसको बनाइए, क्योंकि साहित्य से इस बार प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो साहित्य से प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना है, तो आप लोग अपने जो है उसको तैयारी मजबूत कर लीजिए मेरे चैनल के माध्यम से, ताकि आपका जो है अच्छे से सिलेक्शन हो सके। तो इन्हीं बातों से जो है अब विदा देता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।